भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की बहुत बड़ी कामयाबी। मुंबई 26/11 हमले का आरोपी तहब्बुर राणा अमेरिका से भारत आ रहा है। एनआईए की टीम उसको लेकर आ रही है और गुरुवार सुबह वो दिल्ली पहुंच जाएगा। इस वक्त ये शख्स भारत आ रहे विमान में आ रहा है। 26/11 की आरोपी तहब्बुर राणा को एनआईए के 7 लोगों की टीम अपने साथ लेकर आ रही है। अमेरिका में 6 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद उसे भारत लाया जा सका है। तहब्बुर राणा ही वो शख्स है जिसने मुंबई के ठिकानों की रेकी की थी। वो मुंबई हमलों के एक और आरोपी डेविड कोलमैन हेडली का दोस्त था। इन हमलों के बाद से ही तहब्बुर राणा अमेरिका में छुपा बैठा था। तहब्बुर राणा मूलतः पाकिस्तान का है। पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर भी रह चुका है। उसके पास कनाडा की नागरिकता थी। दरअसल तहब्बुर राणा मुंबई में फर्जी इमिग्रेशन एजेंसी चला रहा था। उसने मुंबई में दफ्तर खोल रखा था। इसी के नाम पर भारत आया। तो अब राणा भारत पहुंच रहा है, लेकिन सवाल है भारत में उसे कहां रखा जाएगा। अब तक की सूचना के मुताबिक वो विशेष अमेरिकी विमान से भारत लाया जा रहा है। विमान दिल्ली के पालम टेक्निकल एरिया में उतरेगा। उसे एनआईए के हेडक्वार्टर ले जाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक उससे दिल्ली में ही कई दिन तक पूछताछ होगी। इस पूछताछ में एनआईए के अलावा और भी एजेंसियां शामिल होंगी। वैसे मुंबई की आर्थर रोड जेल में भी उसको रखने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में राणा सांगा के नाम पर जारी विवाद थमने की जगह लगातार बढ़ता हुआ सा दिखाई दे रहा है। कल राजधानी लखनऊ में करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो आज आगरा में हिंदू महासभा के लोगों ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर जाकर उन्हें चूड़ी भेंट करने की असफल कोशिश की। आगरा पुलिस के जवान जिस महिला को साथ लेकर जा रहे हैं, ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा की कार्यकर्ता है। इस महिला ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर जाकर चूड़ी देने की कोशिश की। इससे पहले मंगलवार को लखनऊ में करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के लोगों ने प्रदर्शन कर रामजी लाल सुमन को चेतावनी दी थी। रामजी लाल सुमन ने जो राणा सांगा पर विवादित बयान दिया था, उन्होंने माफी नहीं मांगी, लेकिन माफी मांगने कोई काम नहीं। 12 तारीख को जो भी होगा देखा जाएगा। आज उसको चूड़ियां भेंट करी है हमारी मीरा राठौर जी ने। रामजी लाल सुमन ने संसद में राणा सांगा को गद्दार कहा था। इसके बाद से लगातार करणी सेना विरोध प्रदर्शन कर सपा सांसद से माफी की मांग कर रही है। 12 अप्रैल को आगरा में राणा सांगा की जयंती पर करणी सेना ने बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का दावा किया है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि महाराष्ट्र सरकार ने खुलदाबाद का नाम बदलकर रत्नापुर करने का ऐलान किया है। इस शहर में औरंगजेब की कब्र है। विपक्ष ने इसे मूल मुद्दों से भटकाने की साजिश बताया है। महाराष्ट्र का खुलदाबाद अब रत्नापुर हो जाएगा। ये ऐलान करते हुए महाराष्ट्र के मंत्री संजय सिरसाट ने कहा कि पुराने सरकारी दस्तावेजों में खुलदाबाद का नाम रत्नापुर ही हुआ करता था। मैं कोई नई मांग नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी इतिहास में उसकी नोंद है। अंग्रेज जब यहाँ आए थे, उन्होंने भी उनकी जो वसूली करते, जो टैक्स लगाया जाता था, वो भी रत्नपुर के नाम से जाना जाता था। बीजेपी इस फैसले के साथ है। विधायक राम कदम ने इसे सनातन संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को दर्शाने वाला नाम बताया। कहा कि इस बदलाव से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लोगों का छल करके, लोगों पर जुल्म ढा करके यदि उन नामों को बदला गया है, तो उन नामों को पुराना सनातन रूप अगर दिया जाता है तो उसमें क्या गैर है। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर कटाक्ष किया है। औरंगजेब की तारीफ करने पर महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित हुए अबू आजमी ने कहा कि अगर नाम बदलने से महंगाई और बेरोजगारी की समस्या हल हो जाए तो शहर क्या पूरे देश का नाम बदल देना चाहिए। नाम बदलने से महंगाई खत्म हो जाती है, नाम बदलने से बेरोजगारी खत्म हो जाती है, नाम बदलने से देश का जो लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि एक जगह का नाम नहीं, पूरे देश का नाम बदल दो, हम स्वागत करेंगे। नाम बदलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है काम बदलना। तो काम तो आप बदल नहीं रहे हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि ये सरकार पूरी तरह उदासीन है।
ओवैसी की पार्टी AIMIM के महाराष्ट्र अध्यक्ष और औरंगाबाद के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि गुजरात में अहमदाबाद का नाम क्यों नहीं बदला जा रहा। तो यहाँ के अहमद अच्छे लगते हैं आपको, गुजरात के अहमद भाई अच्छे लगते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है, बाकी पार्टियों के लिए ये संभव नहीं है क्योंकि उनके पास कोई विचारधारा नहीं है। अहमदाबाद में हुई कांग्रेस की बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय के बलबूते कांग्रेस बीजेपी को चुनौती देगी। अहमदाबाद में कांग्रेस की 2 दिवसीय बैठक बुधवार को खत्म हो गई। पार्टी ने बुधवार को 2 प्रस्ताव पारित किए। इसमें पहले प्रस्ताव का नाम न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष रखा गया था। प्रस्ताव में कहा गया है कि पार्टी के खून में कुर्बानी और राष्ट्रवाद है। पार्टी के राष्ट्रवाद का मतलब सभी लोगों के लिए सामाजिक न्याय की अवधारणा है, जो बीजेपी के राष्ट्रवाद से अलग है। कांग्रेस लोकतंत्र की प्रहरी और संविधान की रक्षक है। मंडल कमीशन की सिफारिश पर कांग्रेस सरकार ने सितंबर 1993 में पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया। SC, ST और पिछड़ों के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाई जाएगी। किसकी कितनी भागीदारी है? उस समय मैंने कहा था कि देश का एक्सरे होना चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और RSS मिलकर देश के संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर पार्टी में संगठन को मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्षों और जिला इकाइयों को ज्यादा शक्तियां देने का फैसला किया गया है। जो लोग पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते उन्हें आराम करने की आवश्यकता है। जिम्मेवारी नहीं निभाते उन्हें रिटायर होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के बनाए गए बंगले यानी शीश महल में नहीं रहेंगे। इसके बाद से उनके लिए नए सरकारी बंगले की तलाश चल रही है। यही नहीं, उनके कुछ साथी मंत्रियों के सरकारी बंगले आज आवंटित कर दिए गए। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 6 फ्लैग स्टाफ रोड वीरान पड़ा है। इसी के पीछे नया बंगला है जिसे बीजेपी शीश महल बताती रही है। वो तैयार है, लेकिन सियासी वजहों के चलते दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यहां रहने से इनकार कर दिया। अब उनके लिए नया बंगला खोजा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री के कुछ सहयोगी मंत्रियों को बुधवार को बंगला आवंटित हुआ। सूत्रों के मुताबिक ऊर्जा मंत्री आशीष सूद को लुटियंस जोन के लिमिये मार्ग पर बंगला आवंटित हुआ। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा को शामनाथ मार्ग पर, नेता प्रतिपक्ष आतिशी को दरियागंज में, रवि इंद्राज और मोहन सिंह बिष्ट को शामनाथ मार्ग पर, जबकि PWD मंत्री प्रवेश वर्मा अपने विंडसर प्लेस के बंगले में ही रहेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह को भी अभी तक बंगला नहीं मिला है। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में 150 से ऊपर राजनीतिक पार्टियां रजिस्टर्ड हैं और रोज नई नई पार्टियां आ भी रही हैं। नई पार्टियों में सबसे ज्यादा चर्चा प्रशांत किशोर के जन सुराज की है। वहीं पूर्व IPS अधिकारी सुदीप लांडे ने भी अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च कर दी है। इन्हें आप बिहार की राजनीति के नए चेहरे मान सकते हैं। प्रशांत किशोर पहले राजनीतिक सलाहकार थे और आज खुद एक राजनेता है। वहीं सुदीप लांडे, जो कल तक वर्दीधारी IPS ऑफिसर थे, अब एक राजनीतिक दल के सर्वे सर्वा हो गए। महाराष्ट्र के रहने वाले सुदीप लांडे का हिंद सेना राजनीतिक दल अब बिहार में चुनाव लड़ेगा। इस पार्टी का जो भी सदस्य होगा वो अपने आप को उसकी जगह रख के सोचेगा कि ये जो दर्द है, दुख है, इसके प्रति उसकी क्या संवेदनशीलता होनी चाहिए। तो ऐसे राजनीतिक दलों का आखिर होता क्या है? क्या ये जमी जमाई पार्टियों के वोट काटते हैं, फिर चंद दिनों तक खबरों में छपकर बस कागजी दल बन के रह जाते हैं? इनके मैदान में होने से स्थापित राजनीतिक दल परेशान होते भी हैं या फिर उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता? इनका अपना वोट जो है, अपने कुल खानदान का वोट भाजपा में जाता है और चले है प्रत्याशी चयन करने के लिए, पार्टी चलाने के लिए। मूल जिसके पास पूंजी का ही ठिकाना नहीं है, पंडित जी के पास क्या पूंजी है बताइए, सारा वोट जाता है बीजेपी में। इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये राजनीतिक दल अपनी गतिविधि करने के लिए
पैसे कहाँ से लाते हैं। पूरे बिहार में उम्मीदवार खड़े करना, प्रचार करना और जनता के बीच सभाएं करना, ये सब काफ़ी खर्चे वाला काम है, जो करने का बीड़ा ये नए राजनीतिक दल उठा रहे हैं। लेकिन आखिर कौन है जो इन राजनीतिक दलों के पीछे इनके खर्चे को उठाता है, ये सवाल सभी को परेशान कर रहा है। जयपुर में विकास कार्यों की जिम्मेदारी संभालने वाले जेडीए ने आज सैकड़ों परिवारों की दुनिया उजाड़ दी। राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों पर जेडीए की टीम अल सुबह ही बुलडोजर लेकर सिरसी रोड पहुंची और शुरू किया अतिक्रमण हटाने का ऐसा अभियान जिसने शाम होते होते गुलजार रहने वाले इस इलाके को मलबे के ढेर में बदल दिया। इन सरकारी मशीनों ने केवल सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें ही नहीं तोड़ी, बल्कि कई पीढ़ियों से बसे लोगों के अरमानों को भी रौंद डाला। लोग अपनी आंखों के सामने अपने वर्षों पुराने आशियाने और रोजी रोटी का सहारा उजड़ता देखते रह गए। महिलाओं की चीख पुकार थी, बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे और युवाओं की आवाज में बेबसी। देखो 3 बच्चे, तीनों बच्चों ने पाल ले लिखा रहे और हमारी रोजी रोटी उसी में ही है। अब हमारी दुकान टूट जाएंगे तो हम क्या करेंगे बताओ आप। इस इलाके में 2.5 किलोमीटर तक अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई में 270 से ज्यादा मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चलाने की सरकार की इस कार्रवाई का विरोध भी बीजेपी के विधायक गोपाल शर्मा ने किया। हाईकोर्ट ने कभी नहीं कहा है कि ये अतिक्रमण है। हाईकोर्ट ने कभी नहीं कहा है कि सड़क चौड़ी कर दो। हाईकोर्ट ने कभी नहीं कहा है कि लोगों की सुनवाई मत करो। हाईकोर्ट ने कभी नहीं कहा है कि आप इनको नोटिस मत दो। अभियान में केवल आम आदमी ही नहीं बल्कि कई खास भी नप गए। कार्रवाई का विरोध करने पर पुलिस ने 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। भोपाल पुलिस इन दिनों बदमाशों की नए सिरे से प्रोफाइलिंग कर रही है। 3 से ज्यादा गंभीर अपराधों में शामिल बदमाशों को गुंडा सूची में दाखिल किया जा रहा है और 60 साल से ज्यादा के बदमाश जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, उन्होंने लंबे समय से कोई अपराध नहीं किया, उन्हें सूची से बाहर रखा जा रहा है। कान पकड़े सिर झुकाए, गली के हीरो बन गए हैं मोहल्ले के माफी वीर। कह रहे हैं आज के बाद तलवार नहीं चलाएंगे और वीडियो भी नहीं बनाएंगे। अब वीडियो सिर्फ पुलिस बनाएगी, वो भी यादगार के लिए। यह है पप्पू बैटरी। पुराने जमाने की टॉर्च भले ही खराब हो जाए, लेकिन पप्पू की बदमाशी कभी बंद नहीं होती थी। अब ढोल नगाड़े के साथ विदाई हो रही है। और यह है मम्मी पापा जिनकी लाल की रवानगी से नाराज हैं। कह रहे हैं हमारा बेटा शरीफ है, बस थोड़ी बदमाशी इधर उधर हो जाती थी। यह है रईस पेजर। नाम सुनकर ही समझ जाइए मोबाइल नहीं पेजर के ज़माने से बदमाशी कर रहे हैं। अब पुलिस इन्हें थाने ले जा रही है, शायद नेटवर्क अपडेट करने के लिए। भोपाल पुलिस इन दिनों रईस पेजर जैसे पुराने गुंडों की सेवानिवृत्ति योजना में जुटी है। जी हां, अब अपराध की दुनिया में भी रिटायरमेंट की घंटी बजने लगी है। इसमें ऐसे जिनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड हैं, उन लोगों के इसमें सूची को अद्यतन किया जा रहा है। कभी जिनकी फोटो थाने की शोभा बढ़ाती थी, अब वहां खाली कीलें लटक रही हैं। नए BNS कानून के मुताबिक अब गुंडों की सूची में सिर्फ नाम है और शायद QR कोड भी जल्द जोड़ दिया जाए ताकि बदमाश का अपराध स्कैन किया जा सके। सीमित संख्या हो जाएगी बदमाशों। फिलहाल 38 थानों में गुंडों की ताज़ा छटनी हुई है। 9,500 अपराधियों को बाउंड ओवर किया गया है। 480 एक्टिव गुंडे हैं, 300 से ज़्यादा निगरानी में हैं, 60 से ज़्यादा गुंडे जिला बदर हुए हैं। ABC प्रोफाइलिंग हो रही है। रिटायर्ड बदमाशों की भी निगरानी होगी। गंभीर अपराध वाले बुजुर्गों को भी ज़रूरत पड़ने पर थाने बुलाया जाएगा। अगर वो एक लंबे समय तक उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया, उनको कहीं न्यायालय से दोष सिद्ध नहीं किया गया है, तो उन्हें एक नियमानुसार प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा। जयपुर में समाज सेवा के नाम पर लड़कियों की खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। यह गिरोह यूपी, बिहार, बंगाल से लड़कियों को खरीद कर लाता था और राजस्थान में विवाह की इच्छुक युवाओं को ऊंची कीमत पर बेच देता था। जयपुर से 30 किलोमीटर दूर बस्सी के सुजानपुरा गांव का यह घर। गांव के किनारे पर बने इस घर में यूं तो एक NGO का दफ्तर चल रहा था, लेकिन असल में यह लड़कियों की तस्करी का अड्डा था। गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन नाम का यह NGO सामूहिक शादी कराने की आड़ में लड़कियों की खरीद फरोख्त करता था। यूपी, बिहार, बंगाल से एजेंट लड़कियों को खरीद कर लाते और राजस्थान में शादी के इच्छुक युवाओं को बेच देते। NGO की संचालक गायत्री देवी अब तक 1500 से अधिक शादियां करा चुकी है। उस पर 10 मुकदमे भी दर्ज हैं। गायत्री अब अपने 3 और साथियों के साथ पुलिस की गिरफ्त में है। यहाँ पर हमें 4 लोग मिले जिनके नाम ये थे कि एक गायत्री विश्वकर्मा जो इस गैंग की लीडर थी, उसका एक अकम्प्लिस, और हमारे पास और 2 लोग मिले जो लड़कियों को खरीदने हुए आए थे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। NGO का दफ्तर गांव की छोर पर था, इसलिए गांव वालों को यहां चल रही गतिविधियों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। हमको कुछ भी पता नहीं था, मतलब इतना ही पता था हम तो भाई बाहर से कहीं से लड़कियां लाती है और शादियां करवाती है। वो
अब यहाँ से हम कई बार मतलब दोला वगैरह और बाराती वगैरह जाते हुए देखते थे हमको, इतना ही जानकारी है, हमको इससे ज़्यादा जानकारी नहीं। लेकिन इसी एनजीओ से करीब 4 महीने पहले एक लड़की भाग आई थी। हालांकि ग्रामीण उसकी भाषा नहीं समझ पाए, उसे पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने फिर से एनजीओ के। लड़कियों की कमी के कारण राजस्थान ऐसे गिरोह के लिए सबसे मुफीद जगह बन चुका है। शुद्ध खाएं और स्वस्थ रहें, इसी तर्ज पर कर्नाटका सरकार ने खान पान की वस्तुओं में कृत्रिम रंग के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है, क्योंकि इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। गुलाबी और रंग बिरंगे कॉटन कैंडी भी बदरंग हो गए। इनका रंग बच्चों को आकर्षित करता था, लेकिन खतरनाक था। इनसे कैंसर होने का खतरा बढ़ गया था। अब कलर बैन हो गया। नहीं, कलर नहीं, अब खाली शक्कर रह गया। कॉटन कैंडी की तरह व्यंजनों को तैयार करने में कृत्रिम रंगों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कबाब, हरे मटर के नमकीन, जलेबी, मिठाइयों और केक तैयार करने में अब कृत्रिम रंगों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल की छूट है, लेकिन सीमित मात्रा में। इसके अलावा 214 होटल रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किए गए हैं और 11 प्रतिष्ठानों पर 1,15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जूस, आइस कैंडी और आइसक्रीम की 92 इकाइयों को नोटिस जारी किए गए हैं और 6 इकाइयों पर 38,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हम अब सैंपल्स जब्त कर रहे हैं जो भी हमें इन उल्लंघन करने वाली कंपनियों से मिल रहे हैं। साथ में कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। हाल ही में कर्नाटका में 5 गर्भवती महिलाओं की मौत सब स्टैंडर्ड दवाओं की वजह से हुई। ऐसे में इन दवाओं को बनाने वाली कंपनियों के साथ साथ दूसरी कंपनियों की लिस्ट राज्य सरकार ने राष्ट्रीय ड्रग कंट्रोलर को भेजी है, ताकि इन पर प्रतिबंध लगाया जा सके।